A very good morning students, welcome to another class. लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी किया था. हमने उसके वेरियस गोल्स, उसे क्यों मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं और उसके फ्यूचर एप्लीकेशंस क्या होंगे वो सब डिस्कस किए थे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बच गया था और वो था इस ह्यूमन जीनोम के सेलिएंट फीचर्स. क्या फाइंड आउट किया गया इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में. तो आइए उन्हें हम समझते हैं, लिखते हैं और लर्न करने की कोशिश करते हैं. So salient means important features of human genome. Students, genome मतलब one haploid set of chromosomes. 23 chromosomes की बात कर रहे हैं यहां of human genome. Now, मैं आपको सिस्टमैटिकली इनको समझाती हूं ताकि हमें याद करना इजी हो जाए. सबसे पहले देखो, हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं. हम जितनी भी बेसेस हैं, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनका नंबर पता करना है एक तो हमको, और एक उनका हमको सीक्वेंस पता करना है. यही हम बेसिकली कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट को यह पता चला कि कितनी न्यूक्लियोटाइड बेसेस प्रेजेंट है ह्यूमन जीनोम में. अब आप कहोगे कि ये तो हमें ऑलरेडी पता है, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 यानी 3.3 बिलियन बेसेस हैं. स्टूडेंट्स, ये एक एवरेज है, बट इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंडर पता चला था कि 3.3 बिलियन नहीं, 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट है ह्यूमन जीनोम में, मतलब 23 क्रोमोसोम्स में. अगर आपको टोटल क्रोमोसोम्स में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. तो आइए, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है ह्यूमन जीनोम हैज. अब ये सारे फिगर्स है, मैं कोशिश करूंगी कुछ ट्रिक्स बताने की जिससे हम इन्हें याद कर सके, बट फिर भी आपको लर्न करना पड़ेगा. 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस. न्यूक्लियोटाइड बेसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेस किस फॉर्म में? न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, अटैच विद शुगर एंड फॉस्फेट. क्लियर? अब ये तो मैंने बिलियन में इसलिए लिखा है क्योंकि आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो 3.3 बिलियन, तो अब आपको इजी होगा. बट एनसीईआरटी में ये मिलियन में लिखा हुआ है. सो मिलियन में कितना हो जाएगा? 3164.7 मिलियन. दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, सो यू शुड नो बोथ. ठीक है. अब और उन्हें क्या पता चला कि जो नंबर ऑफ जीन्स हैं, गोल क्या था कि 20 से 25 हजार जीन्स को आइडेंटिफाई करना, बट एक्चुअली पता चला कि 30,000 टोटल जीन्स हैं ह्यूमन जीनोम में. और स्टूडेंट्स, पहले साइंटिस्ट ऐसा सोचते थे कि 80,000 से लेके 1,40,000, 80,000 से 1,40,000 तक जीन्स होते हैं, बट फिर उन्हें पता चला कि सिर्फ 30,000 ही जीन्स हैं. राइट? सो लेट्स राइट द सेकेंड पॉइंट, दैट टोटल नंबर ऑफ जीन्स, अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, इन ह्यूमन जीनोम इज 30,000. और प्रीवियस एस्टिमेट क्या था वो भी लिख लेते हैं. पहले उन्होंने क्या सोचा था? प्रीवियस एस्टिमेट, क्वेश्चन आता है 80,000 टू, हर पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, 80,000 टू 1,40,000 जीन्स इन ह्यूमन जीनोम. राइट? यानी देखिए, अगर एक ह्यूमन जीनोम में इतनी बिलियन बेसेस हैं और इतने जीन्स हैं, तो अगर हमें एक एवरेज निकालना है कि पर जीन कितनी बेसेस आती हैं, तो वो होता है 3000. एक जीन में ऑन एन एवरेज 3000 बेसेस होती हैं. सो ईच जीन हैज अबाउट 3,000 न्यूक्लियोटाइड बेसिस. एक ही बात है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस या बेसिस ऑन एन एवरेज. अब ऑन एन एवरेज, बट अब मान लीजिए स्टूडेंट्स कि 4 फ्रेंड्स हैं और एक टॉपर है, उसके 90 मार्क्स आते हैं, एक के 40 आते हैं, एक 70 आते हैं और एक फेल हो जाती है, लेस देन 40, कभी 20 कभी 10. तो हम क्या कहेंगे कि ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स आते हैं सबके.
क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये सही है कहना? वो बेचारी जो पढ़ रही है, टॉपर लड़की जिसके 90 मार्क्स आ रहे हैं, उसके साथ तो बहुत इनजस्टिस है, और जो फेल हो रही है उसके तो मजे हो गए, वो तो पास कैटेगरी में आ गई। तो ये तो हमने एक एवरेज बात की है, बट एक्चुअली जीन का साइज बहुत वेरी करता है। हमारे ह्यूमन जीनोम में जो लार्जेस्ट जीन है, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता है, आपको याद है डीएमडी हमने पढ़ी थी, एक जेनेटिक डिसऑर्डर 11th क्लास में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, वहां पर डिस्ट्रोफिन बताया था एब्सेंट होता है, वो जीन फॉल्टी होता है, तो डीएमडी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। उसी जीन की बात कर रही हूं। तो वो जीन जो डिस्ट्रोफिन बनाता है, उस अकेले जीन में 2.4 मिलियन बेसेस होती हैं। वो लार्जेस्ट जीन है, जीन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसेस। और जो सबसे छोटा जीन है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो वाई क्रोमोसोम पर होता है, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में, वो केवल 14 बेसिस का बना होता है। तो एक्चुअली साइज बहुत वेरिएबल है, वही 90 मार्क्स और 20 मार्क्स वाले दो स्टूडेंट्स की तरह, बट एक एवरेज 3000 बेसिस होती है, राइट? सो 3000 बेसिस ऑन एन एवरेज पर जीन, बट साइज वेरीज ग्रेटली। देखा हमने कैसे? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स इस पे, ग्रेटली। एग्जाम्पल, अब ये दोनों अच्छे से रटे होने चाहिए। पहला लिखते हैं, लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन। अब एक्चुअली डिस्ट्रोफिन तो प्रोटीन है, वो जीन जो डिस्ट्रोफिन के लिए कोड कर रहा है इज डिस्ट्रोफिन, एंड सबसे कम बेसिस वाला, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जीन इज TDF। डिस्ट्रोफिन में है 2.4 मिलियन बेसिस और TDF में है जस्ट 14 बेसिस। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई थिंक आपको ये दिख नहीं रहा है, स्मॉल, ये 14 बेसिस नहीं दिख रहा है शायद, मैं इसको इधर लिख देती हूं, 14 बेसिस। नाउ नेक्स्ट उन्होंने देखा कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है और स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है। लार्जेस्ट क्रोमोसोम मतलब लॉन्गेस्ट, वो क्रोमोसोम जिसपे सबसे ज्यादा जीन्स हैं, वो है नंबर 1। तो याद रखना बड़ा आसान है, क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलती है? जो टॉपर है, जो फर्स्ट आता है, तो क्रोमोसोम नंबर 1। और सबसे छोटा क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम Y होता है। सो लेट्स राइट दिस इंफॉर्मेशन। नंबर 4 लार्जेस्ट, ये मैं एनसीईआरटी के सीरियल ऑर्डर में नहीं बता रही हूं, ये मैं उस तरह से बता रही हूं ताकि आपको याद रह सके। सीरियल ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट एक्चुअली, या लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम विथ मैक्सिमम जीन्स। सो लॉन्गेस्ट दैट इज हैविंग मैक्सिमम जीन्स is क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम 1। और कितने जीन्स होते हैं इसमें? 2968 जीन्स। और ये कैसे याद कर सकते हो मैं आपको बताती हूं, जैसे मैंने याद किया था, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, यानी कि जिसमें फ्यूएस्ट जीन है, सबसे कम है, दैट इज क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम। और इस पे कितने जीन्स हैं? 231। ठीक है, तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। कैसे याद करना है हमें? सबसे पहले तो ये देखा कि ह्यूमन जीनोम में बेसिस कितनी है, फिर ये पता चला जीन्स कितने हैं, फिर ये पता चला कि पर जीन एवरेज नंबर ऑफ बेसिस क्या है, और फिर सबसे बड़ा, सबसे लंबा जीन, यानी जिसमें सबसे ज्यादा बेसिस हैं, जिस क्रोमोसोम पे जिस क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा जीन्स हैं और जिस क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन्स हैं, किस जीन में सबसे ज्यादा बेसिस हैं और किस जीन में सबसे कम बेसिस हैं, ये सब कुछ पता लगा लिया। अब मैंने कैसे याद किया था? मैंने 3 नंबर्स याद किए थे, 30, 31, 32। देखिए 30 जीन्स कितने? 30,000, 30 आ गया। और पर जीन कितने बेसिस हैं? अगेन 30, पर 30 100, पर 30 याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, अब थर्ड 31, ये आ गया 31, 3.1 इस तरह से याद किया था। और अब आया 32। अब 32 तो कहीं भी नहीं है। मैंने कैसे याद किया था? पर जीन कितने एवरेज बेसिस हैं? 3000, 3000 में से 32 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 2968 जीन्स। ठीक है, ऐसे ही यहां देखो
31, 32। दिस इज हाउ आई रिमेंबर्ड। आप कैसे भी याद करो, याद करना है, ठीक है। तो 30, 30, 31 और 3000 में से 32 माइनस किया और इधर 31, 32 ऐसे याद किया था। और ये 24 और 14 ऐसे करके याद किया था। तो 2.4 मिलियन और 14 बेसिस, राइट। नाउ नेक्स्ट और क्या पता चला था स्टूडेंट्स? ये पता चला था कि जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स 30,000 हैं उसमें से, या पूरे डीएनए में इनफैक्ट 99.9% डीएनए सेम होता है आपका और मेरा। सिर्फ 0.1% डीएनए हम सबका अलग अलग है और वो हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। उसकी क्या एप्लीकेशन है वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब आप मेरे से बोलोगे कि मैम सिर्फ 0.1 ही तो अलग है, इससे इतना क्या फर्क पड़ रहा है? कैसे फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए, सो 99.9% DNA, that means DNA sequence, DNA is same in all individuals. This was another finding from this Human Genome Project. NCERT में इस पॉइंट को इसके साथ लिखा गया है। यहां देखें, सेकेंड पॉइंट के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ और क्या पता चला? उन्होंने ये इस प्रोजेक्ट के एंड में समझ आया कि जितने भी जीन्स उन्होंने ढूंढे, 30,000 जीन्स अप्रॉक्सीमेटली, उसमें से फंक्शन वो सिर्फ 50% का पता लगा पाए और 50% का फंक्शन अभी भी नहीं पता कि वो कौन सा प्रोटीन कोड करते हैं या क्या उनका सिस्टम है। सो हम लिख सकते हैं दैट फंक्शन इज अननोन फॉर अबाउट 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स। जितने भी जीन्स खोजे गए हैं उसमें से 50% जीन्स का फंक्शन अभी भी नहीं पता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, जो हमारा टोटल डीएनए है यानी 3.3 बिलियन बेसिस लॉन्ग, या टोटल 46 क्रोमोसोम्स की बात करें तो 6.6 बिलियन बेसिस लॉन्ग, ये इसमें से सिर्फ 2% से भी कम है जो प्रोटीन बनाने में काम आ रहा है, यानी कोडिंग है, एक्सॉन वाला पार्ट। और बाकी जो 98%, मोर देन 98%, वो नॉन कोडिंग है, जंक डीएनए की तरह है, वो कोई प्रोटीन बना ही नहीं रहा है। नेचर ने ऐसा क्यों किया? क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आया? मेरे तो आया था कि ऐसा क्यों किया? सिर्फ 2% डीएनए काम का है और बाकी 98 फालतू पड़ा हुआ है। और अगर फालतू पड़ा है तो फिर इसको हटाया क्यों नहीं? क्या काम है ये? इस क्वेश्चन को भी हम समझेंगे। हमें 2 पॉइंट्स पढ़ने, एक तो ये सिर्फ 0.1% अलग है फिर भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और एक 98% नॉन कोडिंग है फिर भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया दैट लेस देन 2% डीएनए या जीन्स कोड्स फॉर प्रोटीन। सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, लेस देन 2%, बाकी सब नॉन कोडिंग है, राइट? ये कोडिंग है, कोडिंग। और क्या पता चला? एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ऑब्जर्व करी जब उन्होंने ये ह्यूमन जीनोम के मैप्स बनाए। उन्होंने ये देखा कि कुछ सीक्वेंसेस हैं जो रिपीट होते हैं बार बार 10 बार, 20 बार, 50 बार, किसी इंडिविजुअल में 100 टाइम्स, इवन 1000 टाइम्स। जैसे सपोज AGGGC, तो फिर AGGGC, बिल्कुल सेम सीक्वेंस रिपीट होता है। उसे साइंटिस्ट ने कहा ये रेपिटेटिव डीएनए है और पूरे टोटल डीएनए में इसका अमाउंट बहुत ज्यादा था। सो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हमारी आइडेंटिटी, क्रिमिनल केसेस सॉल्व करना, पेटर्निटी केसेस सॉल्व करना, उन सब में काम आएंगे, हम बात करेंगे थोड़ी देर में। सो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस अकर इन लार्ज अमाउंट इन डीएनए, लार्ज अमाउंट। क्या है ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस? एनसीईआरटी में ये नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। दीज आर, इनकी बात कर रही हूं, दीज आर डीएनए सीक्वेंसेस, वही न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस, विच आर रिपीटेड मेनी टाइम्स और सेवरल टाइम्स। और कितनी बार हो सकता है?
फ्रॉम 100 to 1000 times, to thousands टाइम। और ये जो रिपीटिंग सीक्वेंसेस हैं ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। बट फिर भी इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इसी से हमें एवोल्यूशन का पता चलेगा, इसी से हमें क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पता चलेगा, बहुत कुछ पता चलेगा। बट इंपॉर्टेंट टू स्टडी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स, कैसे वो भी समझ आएगा इसी क्लास में। क्रोमोसोम की डायनामिक्स एंड एवोल्यूशन। आप सब कुछ भूल जाओ तो बस इतना याद रखना कि ये रेपिटेटिव सीक्वेंस क्या है, ये डीएनए के ही सीक्वेंस हैं जो कई बार रिपीट होते हैं एंड दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। नाउ एक और बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज साइंटिस्ट को देखने को मिली। स्टूडेंट्स, उन्होंने देखा कि एक ह्यूमन जीनोम में, एक इंसान के ह्यूमन जीनोम 23 क्रोमोसोम्स को स्टडी करें तो 1.4 मिलियन लोकेशंस, 1.4 मिलियन लोकेशंस पर, सपोज मैंने 4 इंडिविजुअल्स का जीनोम स्टडी कर रही हूं तो 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी आएंगी इन 23 क्रोमोसोम्स पर, जहां इन चारों के जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं उनमें सिर्फ एक बेस का डिफरेंस होगा। बट वो भी इतना इंपॉर्टेंट है कि ये चारों का डीएनए अलग अलग हो गया। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड या सिंगल बेस डिफरेंट है, अलग अलग फॉर्म्स हो गए, एक में ए हो गया चेंज, एक में टी आ गया, एक में उसकी जगह सी आ गया, बस एक, बाकी पूरा सीक्वेंस सेम है, यानी फॉर्म अलग अलग हो गया। और मेनी फॉर्म्स हो गए तो पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फ्स, या इन शॉर्ट स्निप्स। ऑलराइट, सो वही हम लिख रहे हैं। एट 1.4, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, एट 1.4 मिलियन लोकेशंस देयर इज अ सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस। सिर्फ पूरा सीक्वेंस सेम है, इन जगहों पर सिर्फ एक एक बेस अलग है। सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? बहुत सिंपल है, नाम याद रखना। एक बेस अलग है तो सिंगल, और बेस किसके साथ अटैच होगा? शुगर फॉस्फेट, तो हम बेस को क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और अलग अलग फॉर्म्स हो रहे हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म्स, और इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? SNP। तो मैं इसे यहां लिखती हूं, SNPs, नोन एज, कॉमनली इसे प्रोनाउंस करते हैं स्निप्स। इसको SNPs नहीं बोलते, इसको स्निप्स कहते हैं, स्निप्स, राइट, स्निप्स। तो स्निप्स या SNP इनका फुल फॉर्म आना चाहिए। और ये कितनी लोकेशंस पर देखे गए थे और ये क्या होते हैं और ये क्या हेल्प करते हैं, आइए इसके बारे में भी लिखते हैं। स्टूडेंट्स, इससे दो बातें पता चलती है। एक तो हम ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं, कैसे, उसकी हम बात करेंगे। दूसरा, अगर कोई डिजीज कॉजिंग सीक्वेंस है तो हम उसकी क्रोमोसोम लोकेशन पता कर सकते हैं। सो मैं इसका पॉइंट यहां लिख रही हूं, दैट स्निप्स हेल्प टू फाइंड two things. Number 1, chromosomal locations in disease causing sequences. NCERT की लाइंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन हेल्प करेगा? स्निप्स हेल्प करेंगे। स्निप्स का फुल फॉर्म, स्निप्स क्या होते हैं? एंड सेकेंड, टू फाइंड और टू ट्रेस ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, दीज टू थिंग्स। तो हम एक बार क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। यहां देखिए, सबसे पहले 30, 31, 32 तीन फिगर्स याद रखेंगे। सबसे पहले तो इसमें हमें पता करना है कि हमारे जीनोम में कितनी बेसेस हैं, 3.1647 बिलियन या 3164.7 मिलियन।
टोटल जीन्स कितने? 30,000। पहले एस्टिमेट कितना था? 80,000 to 1,40,000। नंबर 3, एवरेज एक जीन में कितने बेसिस हो गए? 3,000। बट नंबर वेरी करता है बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा बेसिस वाला यानी सबसे बड़ा जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन, और सबसे छोटा TDF जिसमें 14 बेसिस। नाउ नंबर 4, सबसे लंबा क्रोमोसोम जिसमें सबसे ज्यादा जीन्स हैं या सबसे छोटा? दोनों आंसर्स आते हैं। लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम इज क्रोमोसोम नंबर 1 with 2968 bases and the shortest, the smallest one is Y chromosome with 231 bases. Genes, sorry. Then नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 99.9% डीएनए सेम होता है, सिर्फ 0.1% अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट जितने भी डिस्कवर्ड जीन्स हैं उनमें से सिर्फ 50% का फंक्शन नोन है, 50% का नहीं है। नेक्स्ट है सिर्फ लेस देन 2% डीएनए है जो प्रोटीन्स के लिए कोड करता है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ये 100 to 1000 टाइम्स रिपीट होते हैं और कोडिंग ऑफ प्रोटीन्स नहीं करते हैं। फिर भी क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। और स्निप्स उन्होंने 1.4 मिलियन लोकेशंस पर फाइंड आउट किए थे। ऑलराइट, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे सेलियन फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम कंप्लीट होता है, यानी हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है। बट यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है और वो है रिपीटेटिव डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसिंग। और अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट इज, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बहुत मजे आएंगे आपको। इसे डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, या डीएनए इम्प्रिंटिंग भी कहते हैं। क्या मतलब है, आइए समझते हैं। फिंगरप्रिंट्स आप सबने सुने हैं, थंब इंप्रेशन, फिंगरप्रिंट्स। बैंक्स में भी जो इलिटरेट अनएजुकेटेड पीपल हैं, जो दोज हू कैन नॉट साइन, जो सिग्नेचर नहीं कर सकते, उनका अंगूठा लगवाया जाता है, थंब प्रिंट्स। क्योंकि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो लूप्स हैं, ये यूनिक है हर किसी के, चाहे वो फिंगर्स के हो, हाथ की उंगलियों के या पांव की उंगलियों के और अंगूठों के, ग्रेट टो या थंब, दिस इज यूनिक। लेकिन सपोज करिए कि कोई एक इंसान ने दूसरे का मर्डर किया, हो सकता है वो ग्लव्स पहन के आ जाए, तो फिर तो आप पता नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक है, वैसे ही हम सबका डीएनए यूनिक है। इस पूरी दुनिया में किसी का डीएनए किसी से एग्जैक्टली मैच नहीं करता है, एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स, जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, जो एक ही एग, एक ही स्पर्म, फिर बना एक सिंगल जाइगोट, क्योंकि उसमें मदर फादर दोनों से कॉमन जीन्स हैं, और फिर जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बनते हैं, जो जुड़वा के सलमान खान या जुड़वा के वरुण धवन, अब जो नई जुड़वा बनी है उसके वरुण धवन, उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर एक भाई ने मर्डर कर दिया तो आप पता नहीं लगा सकते हो कि इसने किया या इसने किया, सेम डीएनए फिंगरप्रिंट आएगा। बट अदरवाइज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स तो होते भी बहुत कम है। आपने आज तक जिंदगी में कितने मोनोजाइगोटिक ट्विन्स देखे होंगे रियल लाइफ में? पिक्चर की बात नहीं कर रही हूं मैंने। एक मेरी स्टूडेंट्स थी, मेरी क्लासमेट्स थी, प्रियंका पारुल, वो देखी थी। सो एनीवेज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है जो हमारा यूनिक डीएनए आइडेंटिटी है। इसे डीएनए टाइपिंग, प्रोफाइलिंग या इम्प्रिंटिंग, सेम जो हमारा एक यूनिक डीएनए इम्प्रिंट है। अब इसका मतलब क्या है? पहली चीज जो हमने अभी बात की, स्टूडेंट्स, हमारा 99.9% डीएनए सेम है, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ 0.1% डिफरेंस है। मैंने आपसे कहा था कि आपके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आया होगा कि इतना सा डिफरेंस होने से क्या फर्क पड़ रहा है। मैं आपको समझाती हूं। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपीज का नोट है और मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 0.1% इसका दे सकती हूं। सो 0.1% ऑफ 100, 0.1 यानी 10 पैसे। आप कहोगे मैडम क्या करूंगा मैं, आप ही रख लो इसको मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट की तरह। इस 100 रुपीज में इस 0.1% की कोई वैल्यू नहीं है। अब मान लीजिए बिल गेट्स आपसे बोले
या अंबानी आपसे बोले कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी का 0.1% दे देता हूं, अब वो मल्टी मिलियनियर है, उसका 0.1% भी मिल गया तो अपन करोड़पति हो जाएंगे, यानी उसका 0.1% भी कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमारा जो डीएनए है उसमें 3.3 जीनोम की बात कर रही हूं इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हैं, बिलियन। इसका 99.9% सेम सीक्वेंसेस हैं, 0.1 अलग है, तो 0.1% ऑफ दिस है ना, कितना हो जाएगा 1 2 3, यहां से 3 जाएंगे तो 6 बचा, यानी 3.3 इंटू 10⁶। हम 3.3 की जगह 3.16 मान लें, 3 मान लो चलो, तो यानी 3 इंटू 10⁶, यानी 3 मिलियन बेसिस सेम है, डिफरेंट है। तो हमारा 0.1% डीएनए डिफरेंट है, मतलब हम सब में 3 मिलियन बेसिस डिफरेंट हैं। अब हो सकता है ये कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो, लेकिन 3 मिलियन बेसिस में चांस है अलग होने का, विच इज अ वेरी बिग नंबर। तो इसीलिए 0.1% जो डिफरेंट डीएनए है वो भी बहुत मेजर रोल प्ले कर देता है, राइट। और अगर हम इस हिस्से में, ये जो 0.1% वाला हिस्सा है, इसमें अगर हम पता कर सके कि किसका कौन सा सीक्वेंस है, तो हम उस इंसान की यूनिक आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए इसका पहले हम मतलब लिखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब है? ये टेक्निक है जिससे, आइए, सो इट इज द टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग और फाइंडिंग। क्या फाइंड आउट कर रहे हो? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस, डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। किस में ढूंढोगे आप? पूरे 3 बिलियन बेसिस में से ढूंढोगे या केवल ये 3 मिलियन बेसिस में से ढूंढोगे? आप कहोगे 3 मिलियन, मैं क्यों 3 बिलियन में ढूंढूं, इतना सारा कॉस्ट, इतना सारा टाइम खर्च करूं। और अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि ये 3 मिलियन में से भी ज्यादातर सीक्वेंस सेम होता है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट है जहां डिफरेंस होता है, तो हम सिर्फ उसे ही फाइंड आउट कर लेंगे ना। सो डिटरमाइनिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन सर्टेन रीजन्स ऑफ डीएनए। सो इन सर्टेन डीएनए सेगमेंट्स, which is, कौन सा वाला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस? which is unique to an individual। हम सिर्फ इस को ही फाइंड आउट करेंगे, अपना टाइम पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। सो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन सर्टेन डीएनए सेगमेंट विच इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल, इसे फाइंड आउट करने की ये हमारी टेक्निक है। और मैं आपको बता चुकी हूं कि 3 मिलियन बेस पेयर्स में हम लोग डिफरेंट होंगे। 0.1% लिख लेते हैं, 0.1% इज इक्वल टू 3 मिलियन बेस पेयर। ऑलराइट, नाउ यानी कि इसमें हमें पता करना है अलग अलग सेगमेंट्स को। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम एग्जैक्ट टेक्निक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि सबसे पहले जो भी सेल है उस सेल से हमें डीएनए बाहर निकालना है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, मैं शॉर्ट में बता रही हूं इसको, हम बायोटेक में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर वो प्लांट सेल या फंगल सेल या आल्गी सेल है जिसकी सेल वॉल है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम डालना पड़ेगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगी। फिर सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए डिटर्जेंट्स डालते हैं, वो डिसॉल्व हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिटर्जेंट से डिसॉल्व हो जाएगी। फिर उसके अंदर जो डीएनए है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में, यानी डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन सेपरेट करने पड़ेंगे, हिस्टोन नॉन हिस्टोन, उसके लिए प्रोटीएजेज एंजाइम डाल देंगे, वो हट जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। आरएनएजेज ऐड करेंगे, आरएनए अलग हो जाएगा, क्या बचा? डीएनए। फिर उसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो वो डीएनए ऊपर आ जाता है और फिर उसको स्पूलिंग, एक चम्मच जैसा स्ट्रक्चर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये उस सेल का डीएनए आ गया हमारे पास। अब इस डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं, क्या करेंगे, जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें ये पूरा सीजियम क्लोराइड भर दिया, इसकी डेंसिटी नीचे सबसे ज्यादा होती है, यहां मैक्सिमम डेंसिटी होती है, और यहां पर ऊपर इस तरह से डेंसिटी बढ़ती जा रही है।
और इसमें हमने अपना डीएनए ऐड कर दिया, जो भी हमने डीएनए आइसोलेट किया है, आइसोलेटेड डीएनए। जैसे ही आप इस डीएनए को डालोगे और इसे सेंट्रीफ्यूज करोगे उस मशीन में, रोटेशंस पर मिनट पे चलाओगे, तो जो हैवी पोर्शन ऑफ डीएनए है वो नीचे आ जाता है। ये बैंड आ गया एक हैवी ब्रॉड बैंड, राइट? दिस इज हैवी डीएनए। ये कॉमन होता है 99.9% वाला। और ऊपर एक लाइट बैंड, एक छोटा सा स्मॉल बैंड बनेगा, ये तो बहुत हैवी है। दिस इज लाइट डीएनए। और इस डीएनए में देखा गया स्टूडेंट्स कि बहुत सारे रिपीटिंग सीक्वेंसेस हैं और उनमें से कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो यूनिक होते हैं हर इंडिविजुअल में। सो दिस इज एक्चुअली रेपिटेटिव डीएनए। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये बल्क डीएनए 99.9% वाला जो कॉमन है, और ये रेपिटेटिव डीएनए है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये तो बहुत सारा है, तो एक बड़ी सी पीक आएगी, और ये जो रेपिटेटिव डीएनए है इनकी छोटी पीक आएगी ऐसे, राइट? सो दिस इज पीक ऑफ बल्क डीएनए विच इज अ मेजर पीक, और ये हो गया पीक ऑफ रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, ये है मेजर पीक और ये हो गई माइनर या स्मॉलर पीक्स आ जाती है। क्लियर? तो यानी कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम आइसोलेटेड डीएनए को सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, और जो हैवी डीएनए है वो नीचे सेटल हो जाएगा, एक मेजर पीक आएगी, और जो रिपीटेटिव डीएनए है वो स्मॉलर पीक्स देंगे। सो लेट्स राइट इट डाउन दैट द रेपिटेटिव डीएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम, किससे सेपरेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? जो बल्क डीएनए है, बल्क जीनोमिक डीएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए बाय डिफरेंट पीक्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग, कब हुई है? ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये पूछते हैं कैसे सेपरेट करते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, वही सीजियम क्लोराइड जनरली यूज्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्क डीएनए और जीनोमिक डीएनए को डिफरेंट पीक्स आती हैं, 2 टाइप्स की पीक्स मिलेंगी हमें। नंबर 1 मेजर पीक, बड़ी पीक, और नंबर 2 माइनर या स्मॉलर पीक्स, माइनर पीक्स। ये जो मेजर पीक है इट रिप्रेजेंट बल्क डीएनए एंड दिस रिप्रेजेंट्स रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने इस रेपिटेटिव डीएनए को स्टडी करा और देखा कि क्या ये एग्जैक्टली सेम है सब में। ये भी एग्जैक्टली सेम नहीं था, इसका कुछ हिस्सा जो है रिपीटेशंस मिल रहे थे, बट वो किस तरह से मिल रहे थे और कौन सा पार्ट है जो हम सब में यूनिक है, अब हम उसको समझते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं इस रेपिटेटिव ये जो डीएनए ऑब्टेन हुआ है, इसको भी फिर जब साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, समझना इसको। रेपिटेटिव डीएनए जो हमें माइनर पीक्स ऑब्टेन हुई थी ना, उनकी बात कर रहे हैं, बहुत सारी पीक्स ऑब्टेन हुई थी, तो उसको भी फिर उन्होंने फर्दर सेग्रीगेट किया। देखिए सपोज करिए, यहां लिखती हूं, सपोज ये क्रोमोसोम है और इसके इस पोजीशन पर एक रेपिटेटिव सीक्वेंस है, ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इन पर कुछ सीक्वेंस है जो रिपीट हो रहा है। मान लीजिए ये सीक्वेंस ऐसा है ATGGC, ठीक है, फिर रिपीट हो गया ATGGC, फिर रिपीट हो गया ATGGC, फिर रिपीट हो गया ATGGC। ठीक है, तो ये लगातार रिपीट हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक साथ इकट्ठे। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है,
ATGGC, और फिर कुछ और सीक्वेंस आ गया, मान लो GCT आ गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर ये रिपीट हो गया ATGGC, फिर कुछ और आ गया, 2-4 बार कुछ और आ रहा है, फिर ये रिपीट हो गया ATGGC। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस है, एक में एक ही जगह पर वो एक साथ रिपीट हो गए, मे बी 50 टाइम्स, मे बी 40 टाइम्स, मे बी 100 टाइम्स, मे बी 500 टाइम्स, और एक में वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर डिफरेंट साइट्स पर सेम डीएनए सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज, ये वाला जो है सेकेंड वाला, इसे इंटरस्पर्स्ड कहते हैं, दिस इज इंटरस्पर्स्ड, ऑलराइट। और इसे कहते हैं टैंडम डीएनए। सो रेपिटेटिव डीएनए दो टाइप का हो गया, फर्स्ट टैंडम रिपीट डीएनए, टैंडम मतलब एक साथ लगातार रिपीट्स हो रहे हैं, टैंडम रिपीट डीएनए। सो यहां पर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस इज रिपीटेड एट सेम साइट, और यू कैन से कि वो क्लस्टर्ड हैं, एक साथ चिपके हुए सारे सीक्वेंस जो हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो सब इकट्ठे हैं, क्लस्टर्ड टुगेदर, ऑल द रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर क्लस्टर्ड टुगेदर, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया, ए कर देते हैं। और सेकेंड जो है इसे कहते हैं इंटरस्पर्स्ड, बीच बीच में इंटरस्पर्स्ड रेपिटेटिव डीएनए। सो यहां पर जो सीक्वेंस है इट इज रिपीटेड एट डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट साइट्स। तो ये तो कोई काम का नहीं था, इससे तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता इंडिविजुअलिटी का, बट ये इन्होंने और इसको आगे स्टडी किया, ये मैं इसके एग्जांपल्स दे चुकी हूं दोनों के। अब इसको जब स्टडी करा तो उन्होंने देखा कि कई जगह पर ये जो सीक्वेंसेस हैं ये छोटे छोटे हैं, छोटे मतलब 60 बेस पेयर से कम के। अब आप कंफ्यूज मत होना कि ये तो मैंने एक ही स्ट्रैंड बनाया है, स्टूडेंट्स ध्यान रखिए ये डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, अगर एक स्ट्रैंड में ये सीक्वेंस है तो सेकंड स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री होगा TACCG, ये भी तो एक यूनिट हो गई, फिर होगा TACCG। तो हम कन्वीनियंस के लिए, स्टडी के लिए ऐसा बनाते हैं, होता डबल स्ट्रैंडेड ही है। तो कुछ सेगमेंट्स में मोर देन 60 बेसिस की एक यूनिट थी, ये एक यूनिट है, बेसिक यूनिट, जो बार बार रिपीट हो रही है। कितनी बार हुई है? 1 2 3 4 टाइम्स मान लीजिए, इसे कहेंगे रिपीट यूनिट या बेसिक यूनिट, और ये कितनी बार रिपीट हुई है? 4 टाइम्स। तो उन्होंने देखा कि कुछ हिस्सा जो है वहां पे जो रिपीट यूनिट है, जैसे मैंने इसमें 5 बेस लॉन्ग बनाया है, वो 60 या उससे ज्यादा बेसिस के हैं, और कुछ हैं जो छोटे हैं 1 to 60 बेसिस के जितने हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 2 टाइप के हैं, या तो लॉन्ग टेंडम रिपीट्स हैं, यानी इसमें बेसिक रिपीट यूनिट is more than 60 base pair long। तो इससे भी उन्हें कुछ स्पेशल आइडेंटिटी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। और कुछ हैं जो शॉर्ट टैंडम है, शॉर्ट टैंडम, इन्हें ही उन्होंने नाम दिया सैटेलाइट डीएनए। ये जनरली क्रोमोसोम के सैटेलाइट रीजन में या टीलोमियर एरिया में मिलती हैं इस तरह की रेपिटेटिव यूनिट्स। यहां पर जो बेसिक रिपीट यूनिट है, बेसिक रिपीट यूनिट वो शॉर्ट है, इज शॉर्ट। और कितनी शॉर्ट है? कितनी शॉर्ट है? अप टू 60 बेस पेयर लॉन्ग, इतनी। ये उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसको उन्होंने फिर आगे स्टडी किया, तो उन्होंने क्या देखा कि ये भी 2 टाइप का है। कुछ जगह पर जो ये यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, ये 1 to 6 बेस पेयर लॉन्ग है, बहुत छोटी छोटी है, जैसा मैंने इसमें बनाया है, 5 बेसिस की एक रिपीट यूनिट है, ठीक है। उसे उन्होंने कहा शॉर्ट सैटेलाइट टैंडम या शॉर्ट सैटेलाइट रिपीट। सो दिस इज
माइक्रो सैटेलाइट, बहुत छोटा है ये, माइक्रो सैटेलाइट, और शॉर्ट सैटेलाइट रिपीट या शॉर्ट टैंडम रिपीट, राइट, शॉर्ट टैंडम रिपीट, इसका फुल फॉर्म में लिख देती हूं, आता है शॉर्ट टैंडम रिपीट। कितना लॉन्ग था बेसिक यूनिट? 126 बेस पेयर लॉन्ग बेसिक यूनिट। बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। और ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहां लिखती हूं 126 बेस पेयर लॉन्ग। और कुछ सीक्वेंसेस हैं जो यूनिट्स हैं वो 60 से ज्यादा की तो नहीं है, तो लॉन्ग टैंडम नहीं है तो शॉर्ट टैंडम सैटेलाइट ही है, बट इतनी छोटी भी नहीं है, 11 से लेके 60 बेस पेयर्स जितनी है, सो इससे तो थोड़ी बड़ी है, सो उन्हें मिनी सैटेलाइट्स कहते हैं। मिनी, जैसे दो मिनी स्कर्ट होती है, माइक्रो स्कर्ट होती है, मिनी स्कर्ट थोड़ी कम छोटी है, माइक्रो स्कर्ट और छोटी है, तो ये थोड़े कम छोटे हैं, ये और छोटे हैं, ठीक है। सो मिनी सैटेलाइट, और मिनी सैटेलाइट जो है, यहां पर जो रिपीट यूनिट है बेसिक रिपीट, वो कितना है? 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये वाले जो सीक्वेंसेस हैं ये कभी भी दो इंडिविजुअल्स में सेम नहीं होते हैं। मतलब हो सकता है कि बेसिस सेम हो, सपोज ए 11 बार है, फिर ए 11 बार, फिर ए 11 बार, और दूसरे इंडिविजुअल में भी सेम है, या तो अलग है, एक टी आ गया, एक जी आ गया, बीच में ऐसा कुछ हो गया, या साइज ही अलग है, एक में 11 बेस पेयर वाले हैं, एक में 12 वाले हैं, एक में 13 वाले हैं, या तो ये डिफरेंस हो जाएगा, या ये डिफरेंस हो जाएगा कि सीक्वेंस अलग अलग हो गया, या मान लो दोनों इंडिविजुअल्स में जो बेसिक यूनिट है वो 11 बेस पेयर लॉन्ग है, और दोनों में मान लो ए करके 11 टाइम्स है, फिर वो रिपीट हो रहा है, फिर वो रिपीट हो रहा है, तो फिर क्या डिफरेंस होगा? नंबर ऑफ टाइम्स इट इज गेटिंग रिपीटेड। समझिए, यहां पर बेसिक यूनिट में 5 बेस पेयर हैं, मिनी सैटेलाइट में 11 to 60 बेस पेयर्स होंगे, यहां पर ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मान लो अगर दो इंडिविजुअल्स में ये बेसिक यूनिट सेम हो भी गई तो नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रहा है वो अलग अलग होगा। हो सकता है एक में 1000 बार रिपीट हो, एक में 100 बार रिपीट हो, एक में 50 बार रिपीट हो, एक में 400 बार रिपीट हो। तो कुल मिला के किन्हीं भी, अगर हम प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो अभी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये किसी भी दो इंडिविजुअल्स का सेम नहीं हो सकता है। और ये साइंटिस्ट को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने कहा यार ये तो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। आगे तो ऐसा कहते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आधार के साथ भी आपका जो डीएनए मैप है उसको जोड़ा जाएगा, अटैच किया जाएगा। एनीवेज, तो ये उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा और इसे उन्होंने नाम दिया VNTR, मतलब वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। टैंडम रिपीट तो मतलब समझ में आया, टैंडम रिपीट मतलब एक साथ वो रिपीटिंग यूनिट आ रही है। वेरिएबल नंबर क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि या तो बेस पेयर्स का नंबर अलग अलग होगा, सीक्वेंस अलग अलग होगा, या जितनी बार वो रिपीट कर रही है वो अलग अलग होगा। सो दिस इज लेट मी राइट हियर, VNTR इज इक्वल टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। ये तो वेरिएबल ही होती हैं, दो में कभी भी सेम नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस मिनी सैटेलाइट 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग। अब आप बोलोगे कि मैम जो 7 से 10 बेस पेयर लॉन्ग है वो कहां गए, उन्हें तो क्लासिफाई नहीं किया। ये कंट्रोवर्शियल है। कई बुक्स कहती हैं 1 to 10 वालों को माइक्रो और 11 to 60 को मिनी कहते हैं। कई बुक्स ऐसा लिखती हैं। आपके लेवल पे आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। सो उन्होंने ये देखा कि वो जो बल्क डीएनए था 99.9%, जो बड़ी पीक थी, उसे तो उन्होंने हटा दिया। फिर जो छोटा सा बैंड था उसे फिर उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया डेंसिटी ग्रेडियंट से। तो नेचुरली जो लॉन्ग वाले दो तरह के रिपीट्स थे, टैंडम रिपीट और इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स। टैंडम में भी जो लॉन्ग वाले थे वो नीचे बैठ गए होंगे, हैवी हैं, ज्यादा बेसेस हैं, उससे भी उनको कोई यूनिकनेस नहीं समझ में आई।
फिर यहां पर जो शॉर्ट वाले थे अप टू 60 बेस पेयर, उनको फिर उन्होंने क्लासिफाई किया, फिर से डेंसिटी ग्रेडियंट से सेंट्रीफ्यूज किया। तो जो माइक्रो सैटेलाइट थे वो भी इंपॉर्टेंस के नहीं थे यूनिकनेस के मामले में, बट ये जो थे VNTR मिनी सैटेलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिक थे। सो यूनिक टू एन इंडिविजुअल, VNTRs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही बेसिस बना DNA फिंगरप्रिंटिंग का, जेनेटिक मैपिंग का, जो जीन मैप बनाते हैं आपका और मेरा, जो डिफरेंसेस आएंगे हम भी अब हम पूरा आपका और मेरा पूरा DNA मैच नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट सो मच ऑफ टाइम एंड सो मच ऑफ मनी एंड सो मच ऑफ एफर्ट्स। हम क्या करेंगे, आपका VNTR और मेरा VNTR बहुत कम पोर्शन होगा ना, ये पूरा ही 0.1% है, उसमें से भी जो ये वाला पोर्शन है बस उसे चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हम चेक करके पता कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई क्राइम हुआ है कहीं पर, वहां पर कुछ खून के धब्बे मिले, ब्लड स्टेन्स मिले, या जब मर्डर हो रहा था, अब तो वैसे बंदूक से फायर करके करते हैं, बट मान लीजिए किसी ने गला घोटकर या तकिए से, पिलो से सफोकेट करके मर्डर किया है, तो नेचुरली जो विक्टिम है, जिसकी डेथ हुई है, उसने कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया होगा, उसने जनरली नेल्स से खींचा होगा या बाल खींचे होंगे, तो उसके नाखून में उस मर्डरर की स्किन के कुछ सेल्स आ गए होंगे या बाल हाथ में आ गए होंगे, राइट। या रेप केसेस जो होते हैं वहां पर जो सीमन है वो वजाइना में डिपॉजिट हो गया होगा। तो हमारे बॉडी के हर सेल में एग्जैक्टली सेम DNA होता है हमारा, राइट। तो वो हेयर फॉलिकल का जो सेल है या स्किन का जो सेल है या सीमन में जो सेल्स मिले हैं हमें, उसमें अगर हम VNTR को चेक कर लें, मान लीजिए कि हमें शक है कि ये A पर्सन है जिसने इस गर्ल का, लेडी का रेप किया है, तो वो जो सीमन हमें उस लेडी के वजाइना से मिला है, उसका VNTR अगर इस A पर्सन के VNTR से मैच हो गया, देन ही इज द रेपिस्ट। या मान लीजिए कि जो मर्डर हुआ है, सेठ जी का मर्डर हुआ है, घर में 3 नौकर थे, 3 पे हमें शक है कि इनमें से किसी ने मर्डर किया है, तो हम क्या करेंगे, वहां जो स्पॉट पे हमें हेयर फॉलिकल या ब्लड जो भी स्टेन मिला है, उसमें से DNA आइसोलेट करके उसका VNTR मैप कर लेंगे, और उन तीनों सर्वेंट्स का भी VNTR मैप कर लेंगे, और जिसके VNTR से वो मैच कर गया वो खूनी है, वो मर्डरर है, राइट। सो इस तरह से क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में, पैटर्निटी या पता करना है कि कोई बच्चा खो गया था और मिलियनियर पेरेंट्स थे, और सडनली आपने एकता कपूर के सीरियल्स में देखा होगा, 20 साल बाद आकर एक लड़का बोलता है कि मैं आपका वो खोया हुआ बच्चा हूं और मुझे प्रॉपर्टी में राइट चाहिए। तो हमें पता करना है कि वो सच में बेटा है कि नहीं है। या मैं जैसे IVF करती हूँ, इनफर्टिलिटी, तो कई बार ऐसा होता है कि लाइक आई हैड अ केस जहां पर कुछ साल बाद वो हस्बैंड जो है वो लेकर आया कि मुझे तो बताया है किसी पंडित ने कि मेरे तो स्पर्म्स ही नहीं बनते हैं और मेरे तो बच्चा नहीं हो सकता है, तो फिर ये मेरा बच्चा कैसे है, ये तो आपके सेंटर पे ट्रीटमेंट हुआ था, इलाज हुआ था। तो फिर वहां पे जो DNA टेस्ट करते हैं, उस बच्चे का और उस फादर का DNA VNTR शुड मैच। तो इस तरह से पैटर्निटी मैटर्निटी केसेस में, रेप केसेस में, क्रिमिनल केसेस में, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए ये VNTRs बहुत इंपॉर्टेंट है। DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक होता है। ऑलराइट, तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसके बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम एक ट्रिक के साथ लर्न करते हैं कि जो सैटेलाइट DNA है, जिसमें अप टू 60 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटिंग यूनिट है, वो किस बेसिस पे आपने मिनी और माइक्रो सैटेलाइट में डिवाइड की है, या और भी इसको कैसे हमने क्लासिफाई किया है। सो लेट्स राइट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट सैटेलाइट DNA इज फर्दर distinguished on basis of एक बेसिस तो क्या था कि जो DNA फ्रैगमेंट है, जो रिपीटिंग यूनिट है, वो कितनी लंबी है, राइट। सो फर्स्ट बेसिस इज लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट। इस बेसिस पे हमने उसे माइक्रो और मिनी में किया था। 1 to 6 बेस पेयर लॉन्ग है तो माइक्रो, 11 to 60 है तो मिनी। सो मैं दोबारा नहीं लिखूंगी पूरा, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, और इन्हें ही हमने कहा था VNTR। क्लियर। नाउ सेकेंड ये होता है कि नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हैं उस सेगमेंट में। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हो सकता है 2 इंडिविजुअल्स में
लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट सेम हो, दोनों में ही 11 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटिंग यूनिट्स हो, बट वो कितनी बार रिपीट हो रही है, भले ही सेम भी है अगर सीक्वेंस, कितनी बार रिपीट हो रही है वो जरूर अलग होगा. सो नंबर ऑफ रिपीट्स, कितनी बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. नाउ थर्ड है बेस का कॉम्पोजिशन क्या है. बेस कॉम्पोजिशन मतलब वही सीक्वेंस, उसमें AT ज्यादा आ रहा है या CG ज्यादा आ रहा है. सो इज इट AT रिच और CG रिच. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम कैसे याद रख सकते हैं. BSNL के फोन्स तो सबको पता ही है, BSNL, ये मेरी ट्रिक है. कैसे लर्न करेंगे स्टूडेंट्स. S मतलब सैटेलाइट DNA का क्लासिफिकेशन, 4 पॉइंट्स है. B, N मतलब नंबर एंड L मीन्स लेंथ. दिस इज द ट्रिक. नाउ लेट्स राइट डाउन अबाउट VNTR. सो मैं दोबारा नाम नहीं लिख रही हूं. वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स. सो इट इज व्हाट, इट इज अ मिनी सैटेलाइट. ये क्या है, ये सीक्वेंसेस मिनी सैटेलाइट है. कितने लंबे रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, 11 to 60 बेस पेयर लॉन्ग रिपीटिंग यूनिट्स राइट. और अलग अलग बार नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होंगे. मान लो मेरे में 50 टाइम्स रिपीट हुए, तो मैं क्या कहूंगी, इसका कॉपी नंबर 50 कॉपीज हैं इसकी. राइट. सो वेरिएबल कॉपी नंबर. ठीक है. मेरे अंदर भी मेरे अलग अलग क्रोमोसोम्स पे अलग अलग VNTRs का अलग अलग कॉपी नंबर होगा. सो कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम, एक इंसान से दूसरे इंसान में तो अलग है ही, लेकिन क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम अलग है. सो वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल. ठीक है. ये सब NCERT की लाइंस हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. नाउ इसका मतलब इसमें बहुत हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म दिख रहा है. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब बहुत सारे फॉर्म्स दिख रहे हैं. मेरे में हो सकता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस 10 बार रिपीट हो रहा है, दूसरे में वो 12 बार रिपीट हो रहा है, थर्ड पर्सन में वो 50 टाइम्स रिपीट हो रहा है, या मेरे में उस सेम क्रोमोसोम की लोकेशन पर AATTC 10 बार रिपीट हुआ है, दूसरे में सेम AATTC 50 टाइम्स रिपीट हुआ है, तीसरे में AATTC नहीं हुआ, AGGCT 20 टाइम्स रिपीट हुआ है. तो आप देखो कितने सारे तरह के सीक्वेंसेस मिल रहे हैं. सो दे शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जेनेटिक लेवल पर जो वेरिएशंस हैं, बेसिस के सीक्वेंसेस, उनके नंबर्स में जो वेरिएशंस हैं, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसीलिए क्योंकि ये इतने सारे फॉर्म्स हैं और जो यूनिक है हर किसी में, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट है दैट VNTRs, these highly polymorphic sequences, are the basis of DNA fingerprinting. इवन जो हमने जीनोम मैपिंग करी है उसकी भी यही है. राइट. ऑल्सो जीन मैपिंग, इन सब का बेसिस क्या है, VNTRs या these polymorphic segments. Right? These are the basis. Highly polymorphic segments जो है, they are the basis. Right? Now, यहां पर स्टूडेंट्स हमारे हर सेल में, एवरी सेल, चाहे वो सलाइवा का सेल हो, जैसे आपने देखा होगा ना CID वगैरह में दिखाते हैं, क्राइम साइट पर जब इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो सिगरेट भी, छोटा सा जली हुई सिगरेट मिलती है उसे भी रख लेते हैं, सिगार पाइप मिला उसे भी रख लिया. वो क्यों? क्योंकि सिगरेट पियोगे तो उस पर सलाइवा कुछ ना कुछ होगा, और सलाइवा में सेल्स होंगे, और सेल्स में यही 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और इनमें VNTRs होंगे. ह्यूमंस में अराउंड 60 लोकेशंस होती हैं, लोकाय होते हैं क्रोमोसोम्स पे, जहां पर VNTR इस तरह के सीक्वेंसेस मिलते हैं. सबके अंदर या तो सीक्वेंस अलग होगा, नंबर ऑफ रिपीट्स अलग होंगे, या कॉपी नंबर अलग होगा. सो एवरी सेल, सलाइवा, सीमन, हेयर फॉलिकल, स्किन सेल्स, ब्लड सेल,
etc. have same polymorphism. सेम पॉलीमॉर्फिज्म यानी सेम VNTR है. मेरे VNTR तो सेम है ना, मेरा जो खुद का है वो तो एक इंडिविजुअल है. सो ये जो सारे तरह के सैंपल्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट टूल फॉर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस. फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस मींस ये मर्डर केसेस, क्रिमिनल केसेस. सो दीज आर इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि ये जो VNTRs हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि एक जाइगोट, मैं किससे बनी हूं, एक जाइगोट से बनी हूं. जाइगोट किससे बना है, मेरे फादर के स्पर्म और मदर की एग से. और मेरे अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स आए, 23 फादर से आए, 23 मदर से आए थ्रू स्पर्म एंड एग. तो मेरे फादर के जो 23 क्रोमोसोम्स हैं उन पर जो VNTR का सीक्वेंस है वही मेरे अंदर आया है, और जो मेरी मदर के पे था वही मैंने इनहेरिट किया है. तभी तो पेटर्निटी टेस्ट, मेटर्निटी टेस्ट का ये बेसिस होता है. सो VNTRs और these polymorphic sequences, they are inheritable, thus helps in paternity maternity cases. मां कौन है या फादर कौन है केसेस पूछते हैं. क्यों? बिकॉज ये इनहेरिट होते हैं. ऑलराइट, तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम कुछ और बातें पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हमने लिखा है ना दैट दे हैव सेम पॉलीमॉर्फिज्म, किसमें? डीएनए की बात कर रहे हैं, यही VNTRs. राइट नाउ इसका मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और जीन मैपिंग का जो बेसिस है वो या तो आप कहिए VNTR है, या और बेटर अगर बोलना है तो पॉलीमॉर्फिज्म है. तो आइए अब हम समझते हैं थोड़ा सा और कि ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है. पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग डिफरेंट यूनिक फॉर्म्स हैं, यानी या तो बेसिस अलग अलग हैं, सीक्वेंस अलग है, या उनके नंबर ऑफ रिपीट्स अलग है. सो दिस इज एक्चुअली डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. सो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, सिंपल सी बात है, वेरिएशंस एट जीन लेवल, बेसिक लेवल, जेनेटिक लेवल पे, जेनेटिक लिख देते हैं, जेनेटिक लेवल, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. नाउ दिस इज द बेसिस ऑफ जीन मैपिंग, क्योंकि ये सब में यूनिक है, डिफरेंट है, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्यों होता है? एक VNTR का सीक्वेंस लिख के दिखाती हूं. सपोज ये क्रोमोसोम है, सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, यहां पर इस पोजीशन पर एक VNTR है, एक सीक्वेंस है. सपोज करो वो सीक्वेंस ऐसा है ATT GCC GG TTA 3 6 7 8 9 10 11, क्योंकि कम से कम 11 to 60, सो मिनिमम 11 तो होने ही चाहिए रिपीट्स. अब ये फिर रिपीट करेगा सेम ऐसे ही AATTCCGGTTA, फिर रिपीट आगे लगातार हो रहा है ये AATTCCGGTTA. तो दूसरे इंडिविजुअल में इसी लोकेशन पर या तो सेम रिपीट्स होंगे बट नंबर, कॉपी नंबर अलग होगा. मेरे में 4 बार रिपीट हुआ है तो हो सकता है उसमें 10 बार रिपीट हुआ हो, या ये सीक्वेंस अलग हो जाएगा. और हमें पता है 1.4 मिलियन लोकेशंस पर स्निप्स मिलते हैं. सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस हो सकता है किसी सेकेंड इंडिविजुअल में, मेरी सिस्टर में, या मेरे कोई रिलेटिव में, या कोई थर्ड पर्सन में यहां चेंज हो जाए, टी की जगह ए आ जाए, यहां भी ए, ये चेंज हो गया, यानी एक पिरामिडीन की जगह प्यूरिन आ गई. ये तो हमने म्यूटेशंस पढ़े हैं, ये एक म्यूटेशन हुआ है स्टूडेंट्स. तो पॉलीमॉर्फिज्म, मेरा जो VNTR है वो दूसरे के VNTR से क्यों नहीं मिल रहा है? म्यूटेशन के कारण ये डिफरेंसेस आते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स ड्यू टू म्यूटेशंस, ड्यू टू म्यूटेशंस. क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूं, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, सेकेंड ऑप्शन वीएनटीआर, क्या बताओगे? पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि वीएनटीआर तो वो मिनी सैटेलाइट है, पर वो क्यों बेसिस है? क्योंकि वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, ठीक है। तो इस वीएनटीआर में ये बेसिक रिपीट है और ये 3 टाइम्स रिपीट हुई है और ये एक वीएनटीआर लोकाई है। ऐसे हमारे में 60 वीएनटीआर लोकाइज होते हैं, आप भूल जाओगे तो चलेगा। चलिए, अब तो हमें इतना पता चला कि पॉलीमॉर्फिज्म क्यों हो रहा है, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्यों हम सब में अलग अलग है, म्यूटेशंस के कारण। स्टूडेंट्स, इसीलिए अलील्स भी फॉर्म हुए। हमने पूरी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में अलील पढ़ा है। अलील क्या होता है? ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। याद है आपको? जैसे सपोज करिए एक कैरेक्टर है हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट, और वो टॉल हो सकता है या वो डॉर्फ हो सकता है। तो ये 2 ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर है, ऑफ अ जीन है, इसे हमने अलील्स कहा था। क्यों ये अलग हो गए? कुछ ना कुछ बेस सीक्वेंस में ही तो डिफरेंस है, या तो नंबर ऑफ रिपीट्स, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा है। क्यों ये अलील सीक्वेंस में वेरिएशंस आए हैं? इसी पॉलीमॉर्फिज्म, म्यूटेशन के कारण। और जब स्टूडेंट्स पूरी पॉपुलेशन में ये जो म्यूटेशन है, अगर वो सोमैटिक सेल में हुआ है तो वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट अगर वो जेनेटिक सेल में, जर्म सेल में हुआ है, और अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, और वो इस तरह से पास ऑन होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फिर वो अगली जनरेशन में पास ऑन होगा, और अगर ऐसे करते करते पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में 0.01 से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी में वो म्यूटेशन दिखने लगा, तो एक अलील बन जाता है नया, राइट। सो लेट्स राइट डाउन, एनसीईआरटी की लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशंस अकर। क्यों अकर होते हैं ये? इसको हम रब कर देते हैं एक बार, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए था। इट अकर्स व्हेन म्यूटेशंस, और कैसे म्यूटेशंस है? हेरिटेबल म्यूटेशंस। व्हेन इनहेरिटेबल म्यूटेशंस अकर इन human population in frequency more than 0.01, very very important, तब एक अलील, एक डिफरेंट फॉर्म एक्सप्रेस हो जाता है। सो अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशंस इज टर्म्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। When? कब कहेंगे हम? जब जो म्यूटेशन है, एक तो वो हेरिटेबल हो, एक से दूसरे जनरेशन में जा रहा हो, तभी वो इतने सारे ह्यूमन पॉपुलेशन में फैलेगा, और जब वो 0.01 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लोकेशंस पर हमें वो म्यूटेटेड ऑल्टर्ड अलील मिलेगा, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है एक ऑल्टरनेट फॉर्म में, राइट। इस तरह से म्यूटेशंस हुए हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन के लिए, नई स्पीशीज फॉर्म होने के लिए, ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज इंपॉर्टेंट और हैज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन एंड स्पीसिएशन। समझ आया क्यों? एंड स्पीसिएशन, धीरे धीरे ऐसे ही म्यूटेशन होते रहते हैं, नंबर ऑफ रिपीट्स, नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ द बेसिस चेंज होते रहते हैं, वो जनरेशंस में पास ऑन होते रहते हैं, और जब वो पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन में 0.01% से ज्यादा हो जाते हैं, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब वो इतना डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाता है, एंड इट टेक्स जनरेशंस। ऑलराइट, नाउ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका रोल है इसमें? अब ये जो म्यूटेशंस होते हैं, ये जनरली उस क्या कहना चाहिए, कोडिंग सीक्वेंसेस में नहीं होते, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जनरली जो म्यूटेशन है, चेंज होता है, वो नॉन कोडिंग में होता है। अब आप बोलोगे कि अगर वो नॉन कोडिंग में हो रहा है तो वो तो प्रोटीन बना नहीं रहा, तो फिर एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, कैरेक्टर कैसे चेंज हो रहा है?
स्टूडेंट्स क्या होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जाता है और फिर बहुत ज्यादा जब वो हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाता है तब वो नॉन कोडिंग पार्ट कोडिंग पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है. सो these occur, these mutations or polymorphisms, these occur mostly in non-coding sequences or parts. Why? मैंने आपको बताया था इस क्लास के स्टार्टिंग में कि सिर्फ लेस देन 2% हमारा जीनोम है जो प्रोटीन बनाता है, जो कोडिंग है. 98% से ज्यादा नॉन कोडिंग है. क्यों रखा उसको नेचर ने फालतू, जब वो प्रोटीन नहीं बना रहा. अब इसको समझिएगा, एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाती हूं. मान लीजिए मैंने आपको एक बोल दिया, एक बाउल दिया और उसके अंदर मैंने 4 रेड कलर की छोटे छोटे पेबल्स डाल दिए, पत्थर डाल दिए हैं, और मैंने 500 व्हाइट एंड ब्लैक डाल दिए मिलाकर. एक दूसरा बॉल दिया, उसमें मैंने फिर से 4 रेड डाल दिए हैं और मैंने 1000 व्हाइट एंड ब्लैक डाल दिए. और एक थर्ड बॉल दिया, उसमें भी मैंने 4 रेड पेबल्स डाल दिए और मैंने 5000 व्हाइट एंड ब्लैक पेबल्स डाल दिए. और मैंने आपसे बोला कि आप हाथ डालकर और मुझे वो 4 रेड वाले, या एक ही चलो निकाल दो, रेड वाला पेबल निकालो. क्या आसान होगा आपके लिए? 500 में से उन 4 को निकालना, 1000 में से 4 निकालना और 5000 में से उन 4 को निकालना. सबसे मुश्किल आपके लिए रेड को ढूंढना कहां होगा? जहां 5000 सबसे ज्यादा दूसरे रेड, व्हाइट एंड ब्लैक पत्थर हैं. ठीक इसी तरह ये जो रेड पत्थर हैं, इन्हें मानिए कोडिंग सीक्वेंसेस, जो जीन्स हैं, जो प्रोटीन्स बना रहे हैं. और ये जो व्हाइट एंड ब्लैक इतने सारे ढेर, 98% पार्ट है जो नॉन कोडिंग है. अगर कोई चेंज आया और मान लीजिए कि ये जो 4 जीन्स हैं इनके साथ केवल 4 और नॉन कोडिंग पार्ट होता, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी, संभावना थी कि वो म्यूटेशन किस में हो जाता? कोडिंग पार्ट में. और अगर कोडिंग पार्ट में हो जाता तो प्रोटीन गड़बड़ बनता और हो सकता था कि वो इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाता और मर जाता, उसको सस्टेन ही नहीं कर पाता. तो ताकि उस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एकदम से कहीं डैमेज ना हो जाए, अफेक्ट ना हो जाए, इमीडिएटली अफेक्ट ना हो, इसलिए नेचर ने इतना सारा नॉन कोडिंग पार्ट रखा है. क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल, ये हम इवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं. ताकि जो भी हार्मफुल एवोल्यूशंस हैं, चेंजेस हैं, म्यूटेशंस हैं, वो सब उस नॉन कोडिंग पार्ट में हो, ताकि उस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसकी जनरेशन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो. और अगर कोई यूजफुल है म्यूटेशन, तो वो धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जाएगा और फिर बहुत जनरेशंस के बाद जब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी तब फिर वो एक्सप्रेस कर देगा. राइट? तो आया समझ में आपको ये नॉन कोडिंग पार्ट क्यों रखा है? ताकि उस कोडिंग छोटे से पार्ट को, 2% पार्ट को हम प्रोटेक्ट कर सके, उसमें डायरेक्टली चेंजेस ना हो, प्रोबेबिलिटी, संभावना कम हो जाए. सो दे अकर मोस्टली इन नॉन कोडिंग पार्ट. व्हाई? टू अवॉइड इमीडिएट इफेक्ट्स, और म्यूटेशंस जनरली हार्मफुल होते हैं. To avoid immediate effects on reproductive ability of organism, right? और फिर ये जो सारे mutations हैं, changes हैं, polymorphism हैं, these get inherited from generation to generation and express when in higher frequency. तब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं. मैं यहां लिख देती हूं, when in higher frequency in the population, when they become more in number, then they get expressed. और फिर एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन भी हो सकता है. इसी तरह से एवोल्यूशन हुआ होगा, हम सबके कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, धीरे धीरे म्यूटेशंस होते गए और इस तरह से नई नई स्पीशीज बनती गई. तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट ये पढ़ा स्टूडेंट्स कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम क्या है, और हमने ये समझा कि जो हमारा पूरा डीएनए है, अगर हम उसे डेंसिटी ग्रेडियंट से सेंट्रीफ्यूज करें तो बल्क डीएनए, मेजर पीक जो बना रहा है, वो 99.9% पार्ट है जो हमें नीचे मिल जाएगा, मेजर पीक देगा. और जो 0.1% पार्ट है, वो जो हम सब में डिफरेंट है,
वो बनाएगा हमारा माइनर पीक्स। रिपीटेटिव डीएनए, उसे भी जब हमने सेपरेट किया तो जो अगर रिपीटेटिंग यूनिट्स एक ही जगह पे लगातार आ रही हैं तो टैंडम रिपीट्स, और बीच बीच में आ रही हैं, अलग अलग लोकेशंस पे आ रही हैं तो इंटरस्पर्स्ड। इंटरस्पर्स भी कॉमन होता है, ये 99.9 का ही पार्ट है, कॉमन है, यूनिक नहीं है। यूनिक तो वो VNTRs है, राइट। फिर टैंडम को फिर 2 में डिवाइड किया। अगर 60 बेस पेयर से ज्यादा लंबा बेसिक यूनिट है तो लॉन्ग टैंडम, वरना शॉर्ट टैंडम और सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए को 3 बेसिस पे 2 में डिवाइड किया, माइक्रो या मिनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेसिस इन द रिपीट यूनिट। मिनी को VNTR बोलते हैं। ये है वो यूनिक पार्ट, बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑफ कोर्स जीन मैपिंग बेसिस ऑल्सो, या माइक्रो सैटेलाइट, राइट। और VNTRs जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी कि इनका जो साइज है वो 0.1 किलो बेस से लेके 20 किलो बेस तक हो सकता है। लेट मी राइट हियर, VNTR का साइज कितना हो सकता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 20 किलो बेस। किलो बेस, 1 किलो बेस में 1000 बेसेस आएंगे। ऑलराइट, यहां देखिए आप VNTR का साइज। ऑलराइट, तो हमने समझा कि कैसे अब हमें अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किसी को पहचानना है, उसकी आइडेंटिटी को पहचानना है, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें VNTRs को मैच करना है केवल, हमें उस बाकी बल्क डीएनए को मैच नहीं करना। वी हैव टू फोकस ओनली ऑन मिनी सैटेलाइट्स, ओनली ऑन VNTRs। और हमने ये समझा कि क्यों ये VNTRs हम सब में अलग अलग हैं, क्यों ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, क्यों ये जेनेटिक लेवल पे वेरिएशंस शो कर रहे हैं म्यूटेशंस के कारण, और क्या फायदा है इससे। इसी से एवोल्यूशन होता है, इसी से स्पीसिएशन होता है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। और हमने समझा कि क्यों हमारा 98% डीएनए नॉन कोडिंग है, ताकि हम उस कोडिंग वाले में इमीडिएट इफेक्ट्स को अवॉइड कर सकें, बचा सकें, क्योंकि ज्यादातर म्यूटेशंस हार्मफुल होते हैं और जो यूजफुल होंगे वो इनहेरिट होते जाएंगे, और जब हायर फ्रीक्वेंसी पर आएंगे पॉपुलेशन के अंदर तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर में, अलीलिक फॉर्म में। और ये फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू और मोर देन 0.01। ऑलराइट, सो आज की क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक समझ लिया है, हमारे दिमाग में क्लियर हो गया है कि अब हमें अगर पता करना है कि मर्डरर कौन है, रेपिस्ट कौन है, फादर कौन है, मदर कौन है, तो हमें क्या करना है, हमें VNTRs को स्टडी करना है, कंपेयर करना है इंडिविजुअल्स के। अब वो कैसे करते हैं, कैसे हम सेल से डीएनए निकालेंगे, कैसे हम उस डीएनए से VNTR के सीक्वेंसेस को ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और कैसे हम 2 इंडिविजुअल्स के VNTRs को मैच करेंगे, और हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन मर्डरर है, कौन रेपिस्ट है, कौन बाप है, कौन मां है, वो सारी टेक्निक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, NCERT आज जाकर पढ़नी है, इतना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिर्फ इतना पार्ट पढ़िएगा, एक एक लाइन मैंने आपको उसकी एक्सप्लेन करी है, कोई भी चीज बिना समझे नहीं रटना है, रटना तो है बट समझ के रटना है, हर लाइन पर क्वेश्चन आता है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।